हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुधीर सिन्हा इस बार आपके सामने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं, जो कि हमारा एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया को स्टडी करेंगे और पार्ट बी में हम आपके बिजनेस के वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके वेरियस क्लासिफिकेशंस, बिजनेसेस वगैरह के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज जो हम लोग अपने लेक्चर को लिमिट करेंगे वो आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया से रिलेटेड रहेगा। आइए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को किन किन चीजों से डील करनी है। तो फर्स्ट चीज जो हमारे को इसमें डील करना है वो हमारा है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम से। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम टोटल टॉपिक ही हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, सेकंड है राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, थर्ड टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट, फोर्थ ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो कि अलग से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इस चीज को हमें स्टडी करना है। तो वो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वो हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। लेकिन आइए थोड़ा सा पहले हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया को समझ लेते हैं। जब हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया की बात करते हैं, बेसिकली हमारे को यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो अगर हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी का अगर ट्रेड का डेवलपमेंट को स्टडी करना है या बिजनेस के डेवलपमेंट को स्टडी करना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ के सी रूट और रोड रूट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, या ये कहें, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वहाँ के रूट के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे वो आपका रोड रूट हो, चाहे वो आपका सी रूट हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेके चलते हैं तो अपना हिस्ट्री भी इसी चीज पे डिपेंड करता है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अगर रूट्स की बात की जाती है तो बेसिकली 2 चीजों को कवर किया जाता है। एक हमारा रूट जो सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम रोड रूट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा आपका मैरीटाइम रूट है, जिसको कि हम आपका स्पाइस रूट के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, मैप में आपको एक रेड रंग का रूट दिखाई देगा और एक ब्लू कलर का रूट दिखाई दे रहा है। जो ये रेड रूट है ये बेसिकली हमारा लैंड रूट है। लैंड रूट जिसको कि हम सिल्क रूट का नाम देते हैं। सिल्क रूट मीन्स यहाँ चाइना से आप देख लीजिए ये शुरू हो रहा है, और अगर ये पूरा पहले जब अगर हम हिस्ट्री के एस्पेक्ट से बात करते हैं, ये पूरा हमारा चाइनीज रीजन में आता था और चाइना से होते हुए इंडिया होते हुए पर्शिया और यूरोप कंट्रीज तक किया जाता था। तो सिल्क रूट बेसिकली अगर हम इसे कहें रेशम का आपका रूट था। रेशम की यहाँ से पूरी ट्रेडिंग होती थी, तो ये रोड रूट को फॉलो करते हुए जाता था, माउंटेन्स वगैरह होते हुए जाता था। दूसरा अगर हम मैरीटाइम की बात करते हैं, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री मार्ग को, यानी मैरीटाइम रूट को फॉलो करते हुए यहाँ आप देख रहे हैं, आप जितना भी है वो आपका सी रूट से होते हुए जा रहा है। तो चाहे वो हमारा जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के रीजन को लेके चलते हैं, इंडिया हो गया, अरब हो गया, और यहाँ से होते हुए ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी तक आपका ये पूरा रूट जा रहा है। तो इस तरीके से रूट की अगर हम बात कर रहे हैं, रूट के केस में ये हमारा रोड रूट और सी रूट हो गया। तो जैसे यहाँ पे है, अ नेटवर्क ऑफ रूट्स मर्जिंग इनटू द सिल्क रूट हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट एडजॉइनिंग फॉरेन किंगडम्स एंड एम्पायर्स ऑफ एशिया इन पर्टिकुलरली द वर्ल्ड इन जनरल। तो ये सिल्क रूट जो था, इसकी मदद से जो फॉरेन किंगडम था और जो हमारा वर्ल्ड में पूरे जो एम्पायर्स आपके सेटअप हुए थे, वो इस सिल्क रूट की मदद से आपके हुए थे। दूसरा अगर हम मैरीटाइम रूट की बात करते हैं, इट लिंक द ईस्ट एंड द वेस्ट सीज। जो ईस्ट सीज को वेस्ट सीज से ये आपका जोड़ता था, और बेसिकली ये स्पाइस की ट्रेडिंग के लिए, यानी मसालों की ट्रेडिंग के लिए आपको इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको मसाला मार्ग या स्पाइस रूट के नाम से भी हम आपका जानते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स की ही बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में इन रूट्स की मदद से 3 चीजों को आपका 3 चीजों पे बहुत एम्फेसिस किया गया है। एक तो अगर हम बात करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ, ये जो वेल्थ का फ्लो हुआ था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो आपका फ्लो हुआ था, इसकी वजह से बहुत से बड़े बड़े किंगडम्स आपके स्टैब्लिश हो गए थे, और आपका बहुत से ट्रेड सेंटर्स और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जो थी वो आपकी बननी शुरू हो गई थी। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स द चीफ किंगडम, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट फ्लरिश्ड।
तो ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बड़े बड़े आपके साम्राज्य यानी किंगडम्स आपके स्टैब्लिश हुए थे। दूसरा, बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेड सेंटर्स हो गए थे। और आपके औद्योगिक क्षेत्र आपके बन गए थे यानी इंडस्ट्रियल बेल्ट आपकी बन गई थी। इसके अलावा अगर हम आपका देखते हैं तो कॉमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जो हमने आपका हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदारो की आपका एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इनका ईरान में अगर हम लेके चले जाए तो जो पर्शिया की बात कर रहे थे, ईरान की बात कर रहे थे, तो वहाँ की जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया कहलाती थी। तो भारत की अगर हम लेके चलते हैं सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदारो से रिलेटेड थी, उसका ट्रेड रिलेशन जो है वो आपका ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। और वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जेमस्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, इन सब चीज़ों की आपकी एक तरीके से ट्रेडिंग हुआ करती थी। और अलग अलग प्रकार के, इसी से धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के कॉइनेज सिस्टम आए थे और वेइंग प्रैक्टिसेस शुरू हुई थी, जो कि अलग अलग जगह से अलग अलग प्रैक्टिस की जाती थी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम से, ये अभी जो मैंने आपको बताया ये हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स था। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम्स की बात होती है। इंडिजीनियस, वर्ड इंडिजीनियस का मतलब है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब वो चीजें जो हमारे देश के अंदर बनती है, वो सारी चीजें जो हमारे देश के अंदर बनती है उनको हम आपका इंडिजीनियस का नाम देते हैं। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इतिहास को अगर लेके चलते हैं, तो पहले जो भी सिस्टम था वो हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता था। बैंकिंग सिस्टम आने से पहले बार्टर सिस्टम आपका चलता था। या आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में, जहाँ पे कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी होती थी। यानी अगर कोई भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते थे, कोई भी लेन देन होते थे, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रक्रिया फॉलो की जाती थी। यानी आपका एक तरीके से गुड्स फॉर गुड्स या कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज होती थी। इसका मतलब एक्सचेंज के लिए पैसे की जगह कमोडिटीज होती थी। लेकिन कमोडिटीज की अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती थी और बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस होती थी। उसको ध्यान में रखते हुए मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका एक्सेप्ट किया गया था। मेटल्स को यूज किया गया बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। ये आप जानते हैं कि बैंकिंग में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि जो भी हमारी ड्यूरेबिलिटी होती है या डिविजिबिलिटी होती है, ये हमारी बार्टर सिस्टम को एक तरीके से सुपरसीड करती है और इसकी वजह से मनी जो था वो हमारे एग्जिस्टेंस में आया था। धीरे धीरे मनी के आने की वजह से हुंडी और चिट्ठी नाम के दो डॉक्यूमेंट्स आपके हुए थे। हुंडी जिसको हम आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं, ट्रेडिशनल बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं। आगे आप अकाउंट्स में इसको पढ़ेंगे, हुंडी के बारे में पढ़ेंगे। और चिट्ठी जो है ये हमारा प्रोमिसरी नोट का काम करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीके से ये कह लीजिए स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी की जाती है, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर देते हैं कि आप हमारे को इतने समय पे करेंगे। यानी हुंडी एक तरीके से अनकंडीशनल ऑर्डर्स के लिए होती है। और चिट्ठी जो होती है वो प्रोमिसरी नोट का काम करती है, जिसमें आप एक्सेप्ट करते हैं कि हम इतने समय के बाद पेमेंट कर देंगे। तो धीरे धीरे जब पैसे का लेन देन आया तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी आपके काम करने लगे थे। धीरे धीरे आपका क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने लगा, लेंडिंग शुरू हो गई। आप देख रहे हैं मनी इन एग्जिस्टेंस आया, मनी की वजह से आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का इजाद हुआ, ये आपके एग्जिस्टेंस में आने लगे। और धीरे धीरे एक बैंकिंग सिस्टम आपका डेवलप होने लगा और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो आपका शुरुआत उसकी होने लगी थी। अब जब हम ये हुंडी की बात कर रहे हैं, इसमें हुंडी में मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीजें इसमें बता देना चाहता हूं। देखिए, जब हम हुंडी की बात करते हैं तो हुंडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी दर्शनीय हुंडी होती है, एक आपकी मुद्दती हुंडी होती है। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, दर्शनीय हुंडी और मुद्दती हुंडी क्या चीज होती है। दर्शनीय का मतलब होता है दर्शन, दर्शन मतलब जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और मुद्दती का मतलब होता है टाइम। इसका मतलब एक आपकी साइट बिल होती थी और एक आपकी टाइम बिल होती थी। साइट बिल का मतलब जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तब आपको उसको पेमेंट करना होगा। और टाइम बिल यानी मुद्दती, मुद्दत वर्ड आपका मुद्दती से आया है, मुद्दती वर्ड मुद्दत से है। मुद्दत का मतलब होता है टाइम, ये टाइम बिल होता था। टाइम बिल मीन्स आपका जिस समय पूरा, जब समय पूरा होगा तब आपको उसको पेमेंट करना होगा। तो ये जो जितने भी हमारे हुंडी थे दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे। एक आपका दर्शनीय हुंडी कहलाता था, दूसरा मुद्दती हुंडी कहलाता था। दर्शनीय हुंडी आपके चार पार्ट्स में डिवाइड होते थे, जो कि आपके धनी जोग, शाह जोग, फरमान जोग और देखन जोग कहलाते थे। चार प्रकार के अलग अलग होते थे, धनी, शाह, फरमान और देखन। इसी प्रकार से मुद्दती आपके तीन प्रकार पार्ट्स में डिवाइड होते थे, धनी, फरमान और जोखमी। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक एक आपका क्या होता है। पहले अगर हम धनी जोग को लेके चलते हैं,
धनी का मतलब होता है जब आप किसी को दे देते हैं तो वो उसका ओनर बन जाता है, तो वो आपका धनी बन जाता है। तो दशनी हुंडी में अगर हम धनी जो को कहते थे, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर टू रिसीव द पेमेंट। मीन्स अगर आप किसी भी पर्सन को देते थे, इट इज पेबल टू एनी पर्सन, किसी को दे देते थे वो उसका आपका ओनर बन जाता है। शाह जो होता था, इट इज पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन। जो शाह मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, शाह जैसे हम लोग कहते हैं शाही या राजसी लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, उनके लिए होता था। तो इट इज पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन। जहां धनी आपका किसी भी आदमी को दिया जा सकता था, शाह जो आपके खाली इस प्रकार की जो हुंडी होती थी वो खाली आपके रिस्पेक्टेबल पर्सन को होती थी। फरमान जोग की बात करते हैं, इट इज मेबल, दिस हुंडी इज मेड पेबल टू ऑर्डर। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर देना। मीन्स जब आप किसी को ऑर्डर करते हो कि आपको इतनी अमाउंट को पे कर देना है, तो उसको हम आपका फरमान जोग का नाम देते थे। देखन जोग, पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, यानी ये एक ऐसी दर्शनीय हुंडी होती थी कि जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखन मतलब उसके सामने आपने प्रेजेंट किया, उसने देखा और वो आपको उसको अमाउंट को पे कर देगा। तो इस प्रकार की हुंडी जो होती थी, जो कि साइट होती थी, इसका मतलब प्रेजेंटमेंट होता था। जैसे ही आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे उनको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो, चाहे वो रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, चाहे वो आपका किसी भी पर्सन को दे दे ऑर्डर पे, या फिर आपका जिसके सामने प्रेजेंट किया जाए, तो ये आपकी होती। इसी प्रकार से मुद्दती होती थी। धनी मुद्दती मीन्स जब भी आपका टाइम पीरियड पूरा होगा तो उस समय होगा। अगर ये आपका किसी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को हुआ, या यहाँ पे आप ऑर्डर कर रहे हैं, हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर ऑन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि 3 महीने बाद आप पेमेंट करिएगा, तो उसको हम आपका फरमान जोग का नाम देंगे। और जोखमी ड्रॉन अगेंस्ट द डिस्पैच गुड्स, इफ द गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉअर और होल्डर बियर्स द कॉस्ट। तो ये जोखमी होता था कि इसमें इस प्रकार का होता था, जब गुड्स को भेज दिया जाता था तब होता था, अगर मान लीजिए गुड्स को किसी प्रकार का नुकसान हुआ, तो जो पर्सन जिसने आपका बिल को ड्रॉ किया है, यानी जिसने बिल लिखा है, जिसने ये हुंडी लिखी है, वो उसकी कॉस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। तो उसको इस प्रकार की हुंडी को हम लोग आपका जोखमी हुंडी का नाम देते थे। तो ये तो आपके हुंडी के कॉन्सेप्ट से, अलग अलग प्रकार की हुंडी होती थी। तो ये हमारे को आपको देखना है कि जब हम आपकी बात कर रहे हैं, बैंकर्स की बात कर रहे थे, तो बैंकर्स में हम लोगों ने आपको देख लिया कि राइज ऑफ जो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम है, इसमें आपका मेनली हुंडी का काम ज्यादा चलता था। सेकेंड पार्ट आता है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मध्यस्थ। इंटरमीडियरीज मतलब मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स के बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हम आपका इंटरमीडियरीज का नाम देते हैं। मध्यस्थ, मैंने वर्ड यूज किया, मध्यस्थ मतलब मध्य में यानी बीच में। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स है और कस्टमर्स है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स के बीच में आने वाले जितने भी पर्सन होंगे वो हमारे इंटरमीडियरीज कहलाते थे। जब ये बिजनेस आपका शुरू हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम आपका शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मध्यस्थों ने भी आपके बिजनेस में आना शुरू कर दिया था। तो सिक्योरिटी टू मध्यस्थ का जो बेसिकली इंटरमीडिएट्स का जो काम होता था, दे प्रोवाइड सिक्योरिटीज टू द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, कैसे? बाय एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व। तो जो भी मैन्युफैक्चरर आपके गुड्स को तैयार करता था, बहुत से उसके साथ रिस्क आपके अटैच हो जाते थे। टिल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स, मैनी टाइप ऑफ रिस्क वर इन्वॉल्व। इन रिस्क को जो बियर करने के लिए तैयार होता था, उनको हम आपका इंटरमीडिएट्स का नाम देते थे, जो कि हम आपके चाहे वो हमारे कमीशन एजेंट के तौर पर जाने जाएं, चाहे ब्रोकर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे वो होलसेल हो, चाहे रिटेल ट्रेड हो, थोक का व्यापार हो या फुटकर का व्यापार हो, जितने भी कमीशन एजेंट या ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, वो सब हमारे आपके इंटरमीडिएट्स के तौर पे जाने जाते हैं। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर के बीच में आने वाले जितनी भी पार्टीज है, एजेंट्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाते हैं, वो सब हमारे इंटरमीडिएट्स के नाम से जाने जाते हैं। जब हमारे हिस्ट्री की बात आती है, धीरे धीरे जब आपके ये आने शुरू हुए थे, इंटरमीडिएट्स आने शुरू हुए थे, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स वाज डेवलप्ड। जगत सेट्स के अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो अगर आपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो सिराजुद्दौला और मीर कासिम मीर जाफर का जब आपका बीच में जो डिस्प्यूट वगैरह होता है, इसमें जगत सेठ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जगत सेठ एक तरीके से आपके ये कह लिए कि रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे। ये आपके बीच में सारा रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे। तो धीरे धीरे जब ये आपके आने शुरू हुए थे, तो उसी समय ये जगत सेठ की बॉडीज जो थी, ये आपके आनी शुरू थी जब सिराजुद्दौला और मीर कासिम वगैरह के बीच में युद्ध हुआ था। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ ऑल्सो डेवलप्ड एंड एक्सरसाइज द ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड द डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने जगत सेठ ने आके बिजनेस को में इंटरफियर करना शुरू किया था, और धीरे धीरे यही क्रेडिट ट्रांजैक्शन शुरू हुए थे, जो मैंने आपसे बताया। ये लोग आपके साहूकार के तरीके का रोल प्ले करते थे। जगत सेठ बेसिकली साहूकार ही होते थे, और ये आपके
पैसा जो है वो आपका लोन के तौर पे देना शुरू किया, तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का सिस्टम शुरू हुआ। और धीरे धीरे अगर हम लेके चले तो ये जो आपके काम करते थे ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स आपके स्टैब्लिश होने लगे जो कि आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के तौर पे आने लगे। तो राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं, इसमें आपकी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे आपकी मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के बीच में एक तरीके से ये आपके इंटरमीडिएट्स काम कर रहे हैं, ये सारे रिस्क को एज्यूम कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको जगत सेठ का कॉन्सेप्ट बताया जो कि साहूकार होते थे, जो कि लेन देन का सारा काम करते थे। और तीसरी मैंने आपको बताई कि ये आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जगत सेठ के आने की वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, यानी उधार में पैसा देना शुरू किया इन लोगों ने, और धीरे धीरे आपके उधार से ये बैंक के सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया ट्रांसपोर्ट के केस में 2 चीजें होती थी, वन वाज द रोड रूट एंड सेकंड वन वाज द सी रूट या मैरीटाइम रूट के नाम की बात करते हैं। इंडिया में जहां तक बात किया जाता है, मैरीटाइम रूट जो था वो हमारा ईस्ट से लेकर साउथ तक, यानी सॉदर्न पार्ट में अगर हम लेके चलते हैं या साउथ इंडिया में लेके चलते हैं, तो जो पेनिनसुलर रीजन में हमारा ईस्ट से साउथ का जो मूवमेंट होता था वो सी के थ्रू होता था। और अगर हम नॉर्थ में बात करते हैं, नॉर्थ में अगर इंडिया में लेके चलते हैं तो पूरा बंगाल से लेकर टैक्सिला तक आपका स्ट्रेच करता था। तो जैसे यहाँ पे बताया ना, नॉर्दर्न रोडवे रूट इज बिलीव टू हैव स्ट्रेच ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल टू टैक्सिला। टैक्सिला इस समय पाकिस्तान में है, जिसको हम आपका तक्षशिला के नाम से भी जानते हैं। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए, बंगाल से लेकर तक्षशिला तक, यानी बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक में आपका पूरा रोड रूट से पूरा ट्रेडिंग हुआ करता था। और साउथ में अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक में आपकी पूरी ट्रेडिंग सी रूट के थ्रू किया जाता था। मैरीटाइम ट्रेड वॉज इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। मैरीटाइम ट्रेड जो था ये ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मलाबार कोस्ट ऑन विच मुजरिस इज सिचुएटेड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड गोइंग बैक टू द एरा ऑफ रोमन एम्पायर। थोड़ा सा मैं आपको मलाबार कोस्ट और मुजरिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। मुजरिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका हो जाता है, पर्टिकुलरली जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो मुजरिस वाज वन ऑफ द प्राइम सेंटर फॉर द मैनी यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं, अगर पेनिनसुलर मैप की इंडिया की बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम पूरा आपका मलाबार कोस्ट का नाम देते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो हमारा मलाबार कोस्ट कहलाता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है इसको हम आपका कोरोमंडल कोस्ट का नाम देते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट, 2 कोस्ट आपके हुआ करते थे। मलाबार कोस्ट में अगर हम बात करते हैं, मुजरिस एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। इसके अलावा कैलिकट जो था ये आपका मलाबार कोस्ट में 2 इंपॉर्टेंट माना जाता था। जहां तक कोरोमंडल कोस्ट की बात आती है, यहाँ पे पुलिकट जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। तो जहां तक हम आपके मुजरिस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ऑन विच मुजरिस इज सिचुएटेड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। मुजरिस जो था ये आपका ब्लैक पेपर के लिए फेमस था, काली मिर्च के लिए ये आपका फेमस था, और इसको हम आपका ब्लैक गोल्ड का नाम भी देते थे। तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो आपकी खाली ब्लैक पेपर की यानी ब्लैक गोल्ड के लिए वो आपके इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड थे। और इसी के लिए आपस में लेके पोर्टुगीज हो गए या स्पेन हो गया या रोमन कंट्रीज हो गई, रोमन एम्पायर हो गया, इनके बीच में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो ब्रिटिश, पोर्टुगीज और अब फ्रांस हो गया, ये सब आपके इंडिया में जो ट्रेड करने आते थे, तो इनके ब्लैक पेपर के लिए इनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहता था, और मुजरिस आपका एक प्राइम सेंटर रहता था। इवन ये भी कहा जाता है कि 1498 में जब वास्को ड गामा इंडिया आया था, सी रूट के उसने जो खोज की थी वो आपकी इसी को ढूंढते ढूंढते वो आपका आया था। या फिर ये भी कहा जाता है कि जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो वो आपका ब्लैक पेपर ढूंढते ढूंढते ही वो आपका अमेरिका पहुंच गया था। तो इस प्रकार से ये आपका माना जाता है, इतिहास में ये आपका कहा जाता है। Calicut was a bustling emporium, that it was even visited by the Chinese ship। तो अगर हम कैलिकट की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो कैलिकट जो था वो आपका एक प्रकार से एक एसेंशियल ऑयल होता था। एसेंशियल ऑयल के लिए आपका जाना जाता था। एसेंशियल ऑयल जिसको फ्रैंकिंसेंस का नाम दिया जाता था, या मायरा जो होता था जो कि आपके मेडिसिन वगैरह तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता था। गंधार जिसे मायरा जिसे गंधार कहते हैं, इसको आपका कैलिकट इसके लिए फेमस था। और इसके अलावा कॉटन हो गया या आपका कॉपर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी, डायमंड वगैरह के लिए भी इसको जाना जाता था। और रहे बात पुलिकट, इट वाज अ मेजर पोर्ट सेंटर, एक पोर्ट सेंटर होता था, और बहुत से आपके जितने भी सी ट्रांसपोर्ट होते थे, सी रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते थे, पुलिकट उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम सेंटर माना जाता था। ट्रांसपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया में अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटीज आपकी प्रिवेल करती थी, जिसको कि हम अलग अलग नाम से जानते थे। कहने का ये मतलब है नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो भी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज होती थी वो आपके अलग अलग नाम से जानी जाती थी।
अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में जैसे कि अगर हम लेके चलते हैं, नॉर्थ में जो काम करते थे उनको पंजाबी या मुल्तानी कहा जाता था। थोड़ा नीचे आते हैं, गुजरात या राजस्थान में आते हैं तो उनको भट्ट के नाम से जाना जाता था। और नीचे आ जाते हैं राजस्थान गुजरात के ही, और नीचे अगर महाराष्ट्र रीजन में आ जाते हैं तो वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में उनको महाजन का नाम दिया जाता था। साउथ में आते हैं तो साउथ में उनका छठ का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से राइट फ्रॉम द टॉप, नॉर्थ से लेकर साउथ तक ट्रेडिंग कम्युनिटीज अलग अलग नाम से जानी जाती थी। इवन जो शहरों में काम करती थी, अर्बन एरियाज में, जो अहमदाबाद में अगर हम लेके चलते हैं, अहमदाबाद में जो महाजन साहब के काम करते थे, इनके जो लीडर्स होते थे या ये जो इनके जो चीफ होते थे उनको नगर सेठ का नाम दिया जाता था। तो ऐसे ही ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो अलग अलग नाम से जानी जाती थी। यानी जो आपके व्यापारिक वर्ग के लोग होते थे, व्यापारिक वर्ग के लोग देश में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। इवन जो प्रोफेशनल्स आपके इंक्लूड होते थे वो भी आपके हकीम या वैद, जैसे फिजिशियंस को हकीम या वैद का नाम दिया जाता था, जो लॉयर होते थे उनको वकील का नाम दिया जाता था, जो टीचर्स होते थे उनको पंडित या मुल्ला का नाम दिया जाता था। ऐसे पेंटर्स, म्यूजिशियंस या कैलीग्राफर्स जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज में आपके डिवाइड होते थे। तो इस प्रकार से ये हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के एस्पेक्ट हो गए थे। नेक्स्ट हम आते हैं, वो आपका आता है मर्चेंट कोऑपरेशंस। मर्चेंट कोऑपरेशंस की बात करते हैं, इसका मतलब जो भी हमारे व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनको आपकी एक जरूरत पड़ी थी गिल्ड की। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड एक बेसिकली ट्रेडर्स का एक समूह होता है जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता था। इसका मतलब जितने भी मर्चेंट होते थे वो अपना एक यूनियन तैयार करते थे, और वो यूनियन जो है उनका गिल्ड का नाम दिया, यूनियन गिल्ड के नाम से जानी जाती थी। वो उनके लिए पूरे लॉज वगैरह बनाते थे, यानी कोड ऑफ कंडक्ट आपके फॉर्म करते थे। ये कोड ऑफ कंडक्ट इतने आपके प्रॉपरली फॉर्म किए जाते थे, इवन इट वॉज फॉलोड बाय द किंग्स। तो किंग थे या टैक्स कलेक्टर से वो आपका डायरेक्टली डील करते थे। और जैसे कि वो फेलो मर्चेंट्स के यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि फेलो मर्चेंट के लिए वो आपका पूरा मार्केट टोल कलेक्ट करने का भी काम करते थे। इवन इतने पावरफुल होते थे कि पूरे रिलीजियस इंटरेस्ट का काम भी आपके इन्हीं गिल्ड के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से ये हमारे मर्चेंट कोऑपरेशंस काम करते थे। अब आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं व्हाट वर द मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स, कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स आपके हुआ करते थे। तो अगर हम ट्रेडिंग सेंटर्स को लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। अगर इंडिया के मैप को लेके चलते हैं राइट फ्रॉम द नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, टोटल 14 मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे, जिससे कि पूरा व्यापार पूरे देश में आपका फैला रहता था। अगर हम लेके चलते हैं पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न पटना के नाम से जाना जाता है, तो अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं बिहार के रीजन में आपका पाटलिपुत्र मिल जाता है। पेशावर आपका पाकिस्तान में मिल जाता है। टैक्सीला अगेन आपका पाकिस्तान में मिल जाता है। इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के नाम से आप जाना जाता है। मथुरा आप जानते हैं, बनारस आप जानते हैं, यूपी में आपका मिलता है। मिथिला आपका बिहार में मिल जाता है, मिथिला जब पाटलिपुत्र के पास मिथिला आपको मिल जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा। सूरत जो है वो गुजरात में मिल जाएगा। कांची आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। मथुरा आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। बड़ौच आपको गुजरात में मिल जाएगा। कावेरी पट्टा आपको अगेन तमिलनाडु में मिल जाएगा। और तामिली पट्टी जो है ये आपकी बंगाल पे मिल जाएगी। तो ये सब आपके टोटल 14 रीजन्स होते थे, मेजर ट्रेड सेंटर्स होते थे, जहां से आपका पूरा व्यापार जो है पूरे भारत में संचालित किया जाता था। अगर हम मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो भारत में किन किन चीज़ों की होती थी, उसमें आपके मसाले शामिल होते थे, उसमें आपका गेहूं है, शुगर है, इंडिगो यानी नील की खेती होती थी, ओपियम मतलब अगर हम लेके चलते हैं तो आपका अफीम की खेती होती थी, सीसम ऑयल है, कॉटन है, पैरेट है, जितने भी लाइव एनिमल्स होते थे या एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे अगर हम हाइट्स की बात करते हैं, उनकी खालों की बात करते हैं, उनके स्किन की बात करते हैं, फर की बात करते हैं, उनके सींग की बात करते हैं, जो टोटाइज होता है उसकी शेल की बात करते हैं, पर्ल्स हो गया, सफायर्स हो गया, नीलकंठ जिसे कहते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, लेपिस लुजाली जो आपके माइनक्राफ्ट गेम खेलते हैं वो जरूर जानते होंगे लेपिस लुजाली के बारे में, ब्लू कलर का होता है, ग्रेनाइट्स हो गए, टर्कस हो गए, कॉपर हो गया। इन सब चीज़ों को मेजरली इंडिया में आपका एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिया जो आपका इंपोर्ट करता था, इंपोर्ट में हॉर्सेज होते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स है, चाइनीज सिल्क है, फ्लैक्स है, लिनन है, वाइन है, गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, ये सब आपको याद करना पड़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के आइटम्स के अंदर हमारी आती थी। इसके बाद अगर हम लेके चलते हैं लास्ट टॉपिक हमारा पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर हम लेके चलते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी से 7th सेंचुरी में अगर हम लेके चलते हैं टू द प्रेजेंट इरा आपका लेके चलते हैं, तो फर्स्ट सेंचुरी से अगर आप लेके चले तो इसमें हम आपका पूरा मेडिवल और एंशिएंट वर्ल्ड को ट्रेड की बात करते हैं। 1/3 से लेके 1/4 तक का पूरा ट्रेड आपका इंडिया के द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं, उन्होंने आपके रॉ मटेरियल्स और स्पाइसेस और गुड्स को खरीदने के लिए ब्रिटिश इंडिया में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की थी। ऐसे बहुत साल तक 400 साल तक ब्रिटिश हमारे देश पे रूल करते रहे। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान्स आपके इंप्लीमेंट किए गए। 1950
1952 से 5 ईयर प्लान्स आपके आने शुरू हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग बॉडी स्टैब्लिश की थी, उसके बाद प्लानिंग का काम शुरू हो गया था। देन 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया। और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में लेके चल रहे हैं तो प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-2020 की चल रही है, इसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया के ऊपर आपका एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से पूरा आपका लेके चले, इतिहास लेके चले तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी टू द प्रेजेंट पूरे इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा आपका अगर लेके चलते हैं तो पूरा ट्रेड एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, जिसमें हमने आपके इंडिजीनियस बैंकर्स के बारे में स्टडी कर लिया, इंटरमीडिएट्स के बारे में स्टडी कर लिया, हमने आपके ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में स्टडी कर लिया, और हमने ट्रेड कॉर्पोरेशंस वगैरह, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस वगैरह को देख लिया कि क्या क्या चीज़ है, और पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देख लिया। दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो, जिस पर नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस के बारे में लेके चलेंगे, जिससे बिजनेस के वेरियस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्या होता है, बिजनेस को ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और वेरियस कौन कौन से रिस्क आपके इन्वॉल्व होते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कवर करके चलेंगे। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।